हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय का पर्सनली 1.4 से संबंधित जो आपके क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दोस्तों हम लोग करने वाले हैं आज के इस वीडियो क्लासेज में। पर एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि पर्सनली 1.4 का सोल्यूशन करने से पहले हमें दोस्तों पर्सनली 1.4 से संबंधित जो आपका दोस्तों तथ्य है उसको जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पर्सनली 1.3 से संबंधित कुल जितने भी क्वेश्चन दोस्तों वो फाइनली खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों प्रवेश करने वाले हैं पर्सनली 1.4 में। तो पर्सनली 1.4 में प्रवेश करने से पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि पर्सनली 1.4 का जो दोस्तों तथ्य वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों आपका जो पर्सनली 1.4 है वो संबंधित है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से। दोस्तों आपको इसके अगला जो पर्सनालिटी का जो दोस्तों आपका तथ्य पढ़ना है वो पढ़ना है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के बारे में। अगर दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से जान लेते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से दोस्तों आप इसको समझ लेते हैं, इससे परिचित हो जाते हैं, तो आपके पर्सनली 1.4 में दिया हुआ कुल जितना भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के दोस्तों इस वीडियो क्लासेज में हम लोग यही जानेंगे कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम में जो उत्तरोत्तर है वो क्या होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शब्द का बहुत ही बड़ा दोस्तों यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका अर्थ होता है और हमें इनके अर्थों को जानना अति आवश्यक होता है। अगर दोस्तों इनके अर्थों को अगर हम समझ लेते हैं तो इनके अर्थ के माध्यम से हम इनकी परिभाषा को दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इनके अर्थ को दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उत्तरोत्तर, तो दोस्तों मैं बता दूं कि उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, या दोस्तों हो सकता है एक के बाद एक, या हो सकता है दोस्तों आपका मतलब कि आगे की ओर। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है? उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे की ओर, या हो सकता है लगातार, ठीक है, या फिर एक के बाद एक। तो एक के बाद एक लगातार को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरोत्तर के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसी को दोस्तों हम लोग उत्तरोत्तर बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि लगातार क्या हो सकता है, जैसे कि लगातार हमारी उम्र बढ़ रही है, ठीक है, लगातार मौसम बदलता रहता है, ठीक है, तो लगातार हो गया, या एक के बाद एक हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब या लगातार आप देख सकते हैं लगन का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर लगातार क्या हो रहा है? शादी होती जा रही है। ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक क्या हो रही है? शादियाँ होती जा रही है। मतलब कि यहाँ पर शादी बिल्कुल भी दोस्तों क्या है? रुकी हुई नहीं है। बस उसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि यहाँ पर उत्तरोत्तर का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम एक के बाद एक देखते हैं, या लगातार देखते हैं, या आगे की ओर। इसका तात्पर्य यही हुआ उत्तरोत्तर का। तो दोस्तों मैं आप लोग को समझाऊंगा कि आगे की ओर या लगातार, मतलब देखिए तीनों एक दूसरे के परवाची हो जाते हैं, इसका मतलब एक ही हुआ। बात को समझिएगा। बस आप लोग को जो अच्छा लगे आप उसी को दोस्तों क्या कीजिएगा, आप लोग समझ में अपने रखिएगा। ठीक है, मैं तब से यही कहूंगा कि एक के बाद एक ही क्या कीजिए, आप लोग दोस्तों इसको समझ कर रखिएगा। किसका मतलब? तो उत्तरोत्तर का मतलब, या फिर आगे की ओर भी क्या है? काफी बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आवर्धन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आवर्धन का मतलब होता है बड़ा। बात को समझिएगा। आवर्धन मतलब क्या होता है? बड़ा। क्योंकि जब किसी वस्तु को दोस्तों हम लोग बड़ा करके देखते हैं, बड़ा करके उसका दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? परिकलन करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो जरा हम इसकी जान लेते हैं थोड़ा सा परिभाषा के बारे में कि आवर्धन वास्तव में होता क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु के वास्तविक आकार को बिना बदले उस वस्तु को उसके वास्तविक आकार से बड़ा देखना ही आवर्धन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक आकार को बिना बदले ही उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना ही क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके गले में प्रॉब्लम होती है या आपके दांत में प्रॉब्लम होती है, आप जाते हैं किस डॉक्टर के पास? दांत या गले डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो वो क्या करता है कि एक लेंस की सहायता से वो आपके गले की जांच करता है। बात को समझ रहे हैं आप लोग ना? तो देखिए, जब वो जांच करता है आपके गले का या हो सकता है आपके दांत का, तो उसमें जो लेंस है उसमें आपका दांत काफी बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि आपका दांत बड़ा बड़ा है, लेकिन उस लेंस के लिए जो आपका दांत वो बड़ा दिखाई दे दिया, मतलब अपने आप से क्या कर रहा है? कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, आवर्धित दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन के रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब वस्तु का आकार जो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, वो वस्तु का जो आकार है वो वही रहेगा, लेकिन हम इस वस्तु के आकार को बिना बदले ही इसके वास्तविक आकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका कहलाता है आवर्धन। और जब हम उत्तरोत्तर और आवर्धन की सहायता से जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब होता है कोई प्रक्रिया, ठीक है, कोई क्रिया, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रक्रम के नाम से। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं? इसकी परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से, इसमें बोला गया है आपसे एक आवर्धन शीशे की सहायता से
ठीक है। आवर्धन सी से करने मतलब कि जो चीज़ देखिए जो लेंस आता है ना देखने वाला, बात को समझ रहे हैं ना, उसी के यहाँ पर बात कर रहे हैं एक आवर्धन सी से। तो देखिए आवर्धन करने का मतलब कि जो लेंस आप ले रहे हैं उस लेंस में आपकी जो वस्तु आप देखने वाले हैं वो वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देना चाहिए। आपको पता होगा कि जब किसी वस्तु का आवर्धन 1 से ज़्यादा होता है तो ये वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, और जब किसी वस्तु का आवर्धन 1 से छोटा होता है तो वस्तु अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। बात को समझ रहे हैं ना। और जब 1 होगा तो इतना बड़ा दिखाई देगा ना छोटा, जैसा है वैसा आपको उसमें भी दिखाई देगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर, तो दोस्तों मैंने आप लोग बताया है कि जिन रेखाओं पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है उसी को दोस्तों हम लोग संख्या रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के लिए जिस प्रक्रम को प्रयुक्त किया जाता है उसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। क्या यहाँ बोला दोस्तों कि एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के लिए जिस प्रक्रम को प्रयुक्त किया जाता है उसे उत्तरोत्तर आवर्धन कहा जाता है। बात तो समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा जो संख्या रेखा है उसे हम लोग वास्तविक रेखा के नाम से भी जानते हैं, और किसी भी वास्तविक संख्या को दोस्तों हम लोग संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु पर प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला जुलाकर कि जो संख्या रेखा होता है दोस्तों इस पर हम लोग वास्तविक संख्या को क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, और प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इसका एक अद्वितीय बिंदु होता है जिस पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये जान सकते हैं कि हमारे संख्या रेखा पर अनंत असंख्य वास्तविक संख्याओं का निरूपण हो सकता है, और आपके संख्या रेखा पर अनंत संख्याएं आपकी होती भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है या दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो उन संख्याओं को हम कैसे देखेंगे, उन संख्याओं के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, बताइए। आपको पता है कि आपके हाथ में क्या है, जीवाणु है, ये आपको पता है, ठीक है। मेरे हाथ में क्या है, मान चलो छोटे छोटे क्या है, हमारे हाथ में जीवाणु है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, इसे दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। उसकी सहायता से हम लोग देखते हैं कि इसमें जीवाणु है या कोई वस्तु में क्या है, दही में क्या है, जीवाणु है। बात को समझ रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हमें ये पता है कि संख्या रेखा पर मतलब बहुत सारे वास्तविक संख्याओं का निरूपण हो सकता है, और इस पर ऑलरेडी दो संख्याओं के बीच बहुत सारे संख्या इसमें उपस्थित भी हैं। लेकिन इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे निरूपित करेंगे, उसी चीज का हल करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक प्रक्रम को अपनाया जिसे दोस्तों हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मान लिया कि हमने यहाँ पर कोई एक संख्या रेखा लिया जिस पर यहाँ पर मैंने पूर्णांक संख्याओं को दोस्तों निरूपित किया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या किया दोस्तों, मैंने पूर्णांक संख्याओं को निरूपित किया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पर जो आपके संख्याएं उपस्थित हैं ये क्या है, आपके ये सब के सब दोस्तों आपके परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है कि परिमेय संख्या तो आपको दिखने में लग रही है, ऐसा नहीं कि केवल ये आपका परिमेय संख्या रेखा उपस्थित है, इस संख्या रेखा पर आपके अपरिमेय संख्या भी उपस्थित होंगे। बताया थे ना आप लोगों को कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या भी क्या होता है, उपस्थित रहता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच आपके बहुत सारे परिमेय संख्या भी क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दो ठो परिमेय संख्या लेकर चला, कौन, 3 और 4 को। और हमें देखना है कि 3 और 4 के बीच कोई एक संख्या मतलब उसमें उपस्थित है कि नहीं है। तो आपके प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ठीक है। जो प्रश्नावली 1.4 जो पहला क्वेश्चन है ना, इसी के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ, जिसमें से आपको ये बोला है कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से 3.765 वाले दशमलव प्रसार को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो 3.765 है ये एक प्रकार का दशमलव प्रसार वाला संख्या है, और जो ये दशमलव प्रसार वाला संख्या है दोस्तों वो किसी न किसी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो कैसा है, शांत के शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार है दोस्तों वो है शांत। तो जब ये शांत है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी संख्या जो आपका दशमलव वाला मिला है वो किसी न किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। बात को समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या है आपका, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इसको हमको क्या करना है कि उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम की सहायता से हमको संख्या रेखा पर इसको व्यक्त करना है। तो दोस्तों बताइए क्या आप इस रेखा पर, देखिए जो रेखा हमने लिया है ना ब्लैक कलर का, देखिए हमारा रेखा हमने लिया है, इस पर हमने पूर्णांक संख्याओं को निरूपित किया है। और इस रेखा पर क्या आपको दूर दूर तक ये संख्या आपको दिखाई दे रही है, बताइए। आप इतना जानते हैं कि इस रेखा पर ये संख्या होगा, लेकिन इस रेखा
परिसंख्या कहाँ होगा ये आपको पता है? बताइए। कहने से नहीं ना होगा, उसको हमको क्या करना है, उसको दोस्तों हम लोग को जांच करना है, उसका परिकलन करना है, तब दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके परिणाम पर हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसको आवर्धित करना होगा, जूम करना होगा। कैसे आप लोग फोटो जूम करते हैं, ऐसे करके जूम करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग दशमलव के बाद वाले अंक को देखते हैं। आपको पता है, देखिए सिखा रहे हैं किस तरीके से हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन करेंगे। अगर जो बच्चे उत्तरोत्तर आवर्धन को नहीं समझे होंगे या उसके बारे में नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तरोत्तर आवर्धन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बस आप समझने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि दशमलव के बाद सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग अपूर्णांक को देखते हैं। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद का जो पहला पूर्णांक होता है वो होता है निश्चित, जिसमें से आया 7। सबसे पहला देखेंगे हम, याद रखिएगा। देखिए ये पहला है, 7 पहला है, दशमलव के बाद अंक। ठीक है, आज जो 5 है वो दशमलव के बाद तीसरा अंक है। तो हम पहला अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जब हमने यहाँ पर दोस्तों पहला अंक लिया तो आपका ये संख्या कैसा बना, 3.7 बना ना, 3.7। तो इससे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो 3.7 है वो कहीं ना कहीं आपके संख्या रेखा पर उपस्थित 3 और 4 पूर्णांक संख्या के बीच स्थित होगा। क्या होगा दोस्तों, 3 और 4 पूर्णांक संख्या के बीच स्थित होगा। इसको आप लोगों ने कैसे जाना, इसको आप लोगों ने ऐसे जाना। देखिए जो आपके दशमलव के पहले जो संख्या है वो क्या है, वो पूर्ण है। तो पूर्ण यानी फिक्स, ठीक है, पूरा पूरा। तो वो क्या है दोस्तों, वो यहाँ पर है 3, समझ रहे ना। और दशमलव के बाद जो संख्या है वो अपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद का जो पूर्ण मिलेगा वो तो 4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 4 है नहीं। इसके बाद दशमलव जो आपको अंक मिल रहा है कैसा मिल रहा है, वो आपको अपूर्ण मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका दशमलव जो आपका मिला है वो दशमलव संख्या ये 3 से अधिक है और 4 से कम है। यानी कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि जो 3.7 है वो आपके 3 और 4 के बीच स्थित है। बात को समझ रहे ना। तो इतना हमको पता चल गया। कैसे, जब हमने इस संख्या को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में प्रकट किया वैसे। यानी हम 3.7 से ये पता लगा पाए कि जो हमारा 3.7 है वो हमारे संख्या रेखा पर उपस्थित अंक 3 और 4 के बीच में उपस्थित है। बीच कहने का मतलब कि 3.5 जो है अपना मतलब बीच में कहीं पर क्या है, उपस्थित है। बात समझ रहे ना। अब हमको क्या करना है कि संख्या रेखा पर उपस्थित इन्हीं 3 और 4 वाले संख्याओं को जूम करना है, बड़ा करना है, बड़ा। क्योंकि आपको पता है कि 3 भी परिमेय है, 4 भी परिमेय है, दोनों परिमेय संख्या है। और इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से बहुत सारे परिमेय संख्या उपस्थित होंगी, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। तो भैया दिखेगा कैसे, हमको जूम करना होगा। कैसे आप लोग मैप देखते हैं मोबाइल पर, मैप तो जब जैसे जैसे मैप को मोबाइल पर जूम करते जाइएगा आपको क्या करेगा, आपको शहर दिखाएगा, आपको गांव दिखाएगा, घर भी दिखाने लगेगा। मतलब समझ रहे ना। आज जैसे जैसे दूर करते जाइएगा, दूर करते जाइएगा, दूर करते जाइएगा, तो दूर होते जाएगा, फिर आपको भारत का नक्शा दिखा देगा। मतलब समझ रहे ना। बस वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पर भी समझने का प्रयास करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस संख्या रेखा के वास्तविक आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को उसके वास्तविक आकार का बदले बिना उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना ही क्या कहलाता है, आपका आवर्धन दोस्तों कहलाता है। बात को समझ रहे ना। तो हम क्या किए कि 3 और 4 को एक्सपेंड किए। एक्सपेंड मतलब फैलाएं, यानी कि बड़ा किए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि आपके संख्या रेखा पर उपस्थित कुल जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर उपस्थित रहती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है। अगर हम बात करें दोस्तों स्केल का, तो आप देख सकते हैं कि स्केल में आपके प्रत्येक जो संख्या है, जो आप प्रत्येक संख्या देख रहे हैं 1 2 3 4, स्केल तो नहीं है, मतलब स्केल मेरा टूट गया है, ठीक ना। इसी समझने प्रयास कीजिए, ट्रायंगल है, ठीक है। बात को समझिए। देखिए 3 4 है ना, तो 3 4 के बीच अगर आप गिनिएगा तो 10 को मिलेगा भाग, 10 का भाग मिलेगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। यानी जो आप एक एक भाग देखते हैं ना, 10 को जो भाग देखते हैं उसको 200 मिलीमीटर में गिना जाता है। और उसी मिलीमीटर को हम लोग 3.1 3.2 3.3 3.4 ग्रुप में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर कि 3 4 को हमने दोस्तों एक्सपेंड किया। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमने एक्सपेंड किया है ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 को मिला देते हैं इस 4 से, क्योंकि हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है, यानी फैलाया है। देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, फैल रहे हैं ना। अब फिर देखिएगा इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, एकदम दिमाग में जाएगा आप लोग का उत्तरोत्तर आवर्धन। बस वीडियो मेरा लंबा होने पर मत जाइए, एक बार दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को देख लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, आपका समझिए कि वो टॉपिक है खत्म, डायरेक्ट माइंड में, सोचना ही नहीं है।
बस हमारे बात पर भरोसा कीजिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, आपको दोस्तों बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या देखिए आप लोगों ने यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि जब हमने 3 और 4 का एक्सपेंड किया, फैलाया, तो 3 और 4 के बीच बाप रे 10 गो संख्या उपस्थित है। देख रहे ना, 10 गो संख्या, यानी 3.1 से लेकर कहाँ तक, 3.9 तक, क्योंकि जो 3.0 है वही 3 है और जो यहाँ पर 4.0 है वही 4 है। आपको समझाने के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से बताने के लिए मैंने ऐसा निरूपण किया है आपके सामने। यानी 3.0 को हम लोग बोल सकते हैं 3 और 3 को बोल सकते हैं 3.0। और यहाँ से इसको 10 भाग में कीजिए डिवाइड, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 को मिला 4 पॉइंट आपको 0, यानी कि 4 मिला। बात को समझ रहे ना। अब देखेंगे कि जो 3.7 है दोस्तों, 3.7 देखते हैं कि 3 और 4 के बीच उपस्थित है कि नहीं है उपस्थित है। देखिए तो देखेंगे यहाँ पर कि उपस्थित है कि नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में आपका 3.7 यहाँ पर उपस्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो देखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दोस्तों एक लेंस की सहायता से यहाँ पर दिखाएंगे ऐसे। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर हैंडल में इधर बनाकर हम दिखा देते हैं ताकि ये लगे कि ये क्या है, एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पर यह एक आवर्धन लेंस है। समझ रहे ना। तो इससे ये पता चला कि हमने 3.7 क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने दर्शाया। तो ये आपका क्या है दोस्तों, 3.7 है। आप लोगों ने देखा 3 और 4 के बीच स्थित। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, 7 के बाद क्या है आपका, 7 के बाद है 6, तो आपका नया संख्या क्या बनेगा, 3.76। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 3.76 है वो किस संख्या के बीच आ सकता है, 3.76 किसकी संख्या के बीच आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है ना कि 3.76 किसकी संख्या के बीच में आ सकता है, टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम बताते हैं। सबसे पहले आपको संख्या पकड़ना है, जो आप मतलब पहले हमने बनाया था ना, कौन सा संख्या बनाया था समझिएगा, पहले हमने बनाया था 3.7 और आप लोगों ने दोस्तों अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर ये जान लिया कि 3.7 क्या है, यहाँ पर है। बात को समझ रहे हैं दोस्तों ना। 3.7 कहाँ है, यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे कि इस 3.7 को ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक्सपेंड कर देंगे। बात को समझ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने यहाँ बार 3 से एक्सपेंड किया, अब इधर 4 से किया, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 3.7 के बाद कौन आ रहा है, 3.8 आ रहा है ना, तो 3.7 और 3.8 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। क्योंकि 7 के बाद 6 है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब हुआ कि जो आपका 3.76 है वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। इन्हें उन्हें भागने की जरूरत नहीं है, मतलब भाई ये भुला जाइएगा, मिलवो नहीं कीजिएगा, मतलब आप सही जगह पर है, आपका सही नक्शा है। बस हमको क्या करना है कि इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच क्या करना है, देखना है। मैंने क्या बताया, बस जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे पता करेंगे, अगला कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इतना तो पकड़ सकते हैं ना, इतना पकड़ सकते हैं ना, बताइए, इतना आराम से पकड़ सकते हैं। आपको पता चला कि 3 और 4 के बीच में ये क्या है, उपस्थित है। अब जब आपने इसको पकड़ लिया तो क्या करेंगे दोस्तों कि हमको इसको और इसके बाद का जो अंक है, इसके बाद कौन है 3.8, क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि हम कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं। मिल गया। अब फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 3.7 को हम लोग ऐसे मिला देंगे। देखिए हमने मिला दिया, ठीक है दोस्तों। यानी कि 3.7 और 3.8 क्या हो चुका है, जूम हो चुका है, जूम। यानी अब देखिए इसके आकार में कोई बदलाव हुआ ना हुआ, ये जितना था उतना ही है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको जूम किया, जूम करके देखा कि यहाँ पर क्या है, 3.7 उपस्थित है। अब बताइए इसके आकार में कोई परिवर्तन हुआ, जैसा था वैसा ही ना है। लेकिन हमने क्या किया कि इसके आकार को बिना बदले ही हमने 3.7 और 3.8 के बीच हम इसको क्या करें, जूम करके हमने संख्याओं का निरूपण किया। तो देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक निरूपित करने आएगा ना, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, यहाँ तक आपको निरूपित करने आएगा। अब देखिए जिस प्रकार से दोस्तों आप लोग 3 और 4 के बीच में आप लोगों ने दशमलव के बाद 1 लिया था, दशमलव के बाद फिर 2 लिया था, दशमलव के बाद 3 लिया था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिक्स अंक कितना है। तो फिक्स अंक आप लोग देख सकते हैं कि 3.7 है, यानी ये फिक्स है, फिक्स एकदम फिक्स है 3.7। हमको क्या करना है कि इसी से हमको क्या करना है दोस्तों, आगे चलना है। बात समझ रहे ना। तो आगे कैसे चलेंगे, पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ना के बराबर क्यों होगा, तो ना के बराबर होगा 3.70। और जो दोस्तों 3.70 है वही आपका 3.7 है।
हमने इसीलिए यहाँ पर लिखा कि 3.7। अगर आपको ना बुझाए कि 7.1 कैसे चलेंगे 7.2 कैसे चलेंगे, तो आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, आराम से इसको लिखिएगा यहाँ पर 3.70। ये आपका जो 3.70 है वो आपके 3.7 के इक्वल है। बात को समझ रहे ना। जब ये आपका 3.70 हो गया तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमको 0 के आगे 1 चलना है, फिर उसके बाद हमको 2 चलना है, फिर 3 चलना है। मतलब इस 7 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स है। 3.7 ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस हमको क्या करना है कि 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भागों में हमको बांट देना है। तो जब हमने 3.7 और 3.8 के बीच 10 बराबर भागों में बांटा, तो इनके बीच संख्या कौन कौन आ रही है, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, इसी प्रकार से 3.79 तक। कहाँ से कहाँ तक, 3.7 से लेकर 3.8 तक। हमने क्या केवल चेंज किया, हमने चेंज किया इसके बाद का केवल अंक। 7 के बाद क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब होता है 0, और 0 के बाद क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और जब यहाँ पर दोस्तों आइएगा ना, यहाँ पर देखिए, अब इसके आपको पता चलेगा कि इसको हम कैसे लिखे, 3.79, समझ रहे ना, 3.79। तो 3.79 में अगर आप 0.01 जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, 9 1 10 के 0 हासिल लगा, 1 7 1 से लिया 8 है, और 3 के 3, 3.80। तो यही तो है 3.80। और 3.80 को लिख सकते हैं हम लोग 3.8। समझ गए दोस्तों आप लोग। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि आपने जो दोनों संख्याओं के बीच आपने 10 संख्याओं को निरूपित किया है, ये प्रत्येक संख्या एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर दोस्तों होनी चाहिए उपस्थित। ऐसा नहीं है कि एक संख्या को आपने यहाँ पर लिखा तो एक संख्या हो गया यहाँ पर। आप लोग गौर से अगर देखिएगा मेरे बोर्ड पर, तो जो संख्याएं मैंने यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित किया है वो सभी एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों। देखिए, अगर आप लोग को ना बनाने आएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप लोग कॉपी ले लीजिएगा। आप कॉपी पे आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा कि रेखा ले लीजिएगा। बात को समझ रहे हैं ना। और रेखा पर लेकर दोस्तों आप लोग उस रेखा पर बराबर बराबर चाप काटिएगा। चाप हो गया ना, ये चाप देखिए, ये प्रकार हो गया ना। इस प्रकार की सहायता से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग चाप काटेंगे ऐसे। देखिए, ये हमने काटा, इसे ऐसे काटा, देखिए यहाँ ऐसे हमने काटा, फिर इसी चाप पर रखकर फिर आगे भी काटेंगे, फिर जो अगला चाप मिलेगा उस पर रखकर फिर आगे काटेंगे। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ चाप आएगा वही आप लोग संख्या को निरूपित कर लीजिएगा। लेकिन पहले फिक्स मान लीजिएगा कि आपको कितना, मतलब कि आपको माप लेना है, इतना लेना है, कितना लेना है, कितना लेना है, कितना लेना है, आपको पहले ही से फिक्स मानना होगा। और तब आप लोग दोस्तों काट के क्या कर सकते हैं, आप उन पर संख्या को निरूपित कर सकते हैं। आपकी जो संख्याएं होनी चाहिए दसों के दोस्तों, दो संख्याओं के बीच वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर होनी चाहिए। अगर एक निश्चित दूरी पर नहीं होंगी तो फिर आपका निरूपण खराब हो जाएगा। बात को समझ रहे ना। मेरे यहाँ पर दोस्तों जो संख्या है सब एक दूसरे से निश्चित दूरी पर है, देख सकते हैं सब के सब क्या है, निश्चित दूरी पर है। तो देखिए हमको कौन सा लेना है संख्या यहाँ पर, अब 3.76। देखिए है 3.76। जल्दी दोस्तों बताने प्रयास कीजिए, 3.76 ढूंढिए किसके किसके बीच में, तो 3.7 और 3.8 के बीच में। जहाँ ढूंढ जाए, जहाँ मिल जाए वहीं पर क्या करेंगे हम लोग, लेंस लगा देंगे। ठीक है, मतलब वहाँ से हमको क्या हुआ, दिखा। तो देखिए दोस्तों कहाँ पर दिखा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं 3.76 कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लेंस लगा देंगे और इससे हमको ये पता चला कि हमने संख्या को हमने ढूंढ लिया है। समझ रहे बात को ना दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको दिखाना जरूरी है और इसको दिखा दीजिएगा ना, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। आपको कोई दोस्तों काट ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर दिखा दिया। आपको पता नहीं है कि हमको आगे कैसे निरूपित कर रहे हैं। देखिए तो आगे कौन बच रहा है, 5 बच रहा है ना। 3.76 तक काम खत्म। अब क्या बचा है, 5 बचा है, 5 बचा है दोस्तों। तो आप लोग समझने प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको पता नहीं है ना कि हम कौन संख्या को लेकर यहाँ एक्सपेंड करें, किसको लेकर एक्सपेंड करें। तो दोस्तों घबराने वाला बात नहीं है भाई मोरे। हमको क्या करना है कि बस हेकरे के उठाइए, हेकरा के जो पकड़े ना शीशा में, जो देखे अखिए से शीशा में, ओकरे पकड़िए और ओकरा बाद वाला के पकड़िए। एगो ये हुआ और ओकरा बाद वाला, तो ओकरा बाद वाला कौन हुआ, ओकरा बाद वाला है 3.77। हेकरे के एक्सपेंड कर दीजिए, फैला दीजिए इसी को। ये फैलेगा तो 10 बराबर भागों क्या होगा, इनके बीच में अंक उपस्थित होंगे। बात को समझ रहे ना। इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको दोस्तों हम लोग एक्सपेंड कर आपके सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे हम लोग मिला देंगे, मिल गया, यानी बता रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है। ठीक ना। अब फिर देखिए यहाँ पर 3.76 है, देखिए एक्सपेंड हो गया ना दोस्तों। बताइए एक्सपेंड हुआ कि नहीं हुआ। 3.76 हमने यहाँ पर लिया, इसके बाद का जो अंक है 3.77 उसको हमने दोस्तों यहाँ पर लिया। इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो इसमें से 10 अंक आपको मिले। समझ रहे ना, 10 अंक मिले जो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर उपस्थित है। अब आप लोग दोस्तों ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि आपका 3.765 कहाँ पर है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि आपका 3.765 कहाँ पर है,
तो वो है दोस्तों यहाँ पर। तो कैसे आप लोग लिखिएगा, कैसे लिखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिक्स देखेंगे कि फिक्स कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो फिक्स है वो कितना है, 3.76 है, 3.76। और 3.76 को ही दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.760 लिख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि 3.760 लिख लीजिएगा, उसके ऊपर आप लोग लिख लीजिएगा 3.76। इससे ये पता चलेगा कि 3.760 ही आपका 3.76 है। और उसके बाद आगे बढ़िए ना, उसके बाद आराम से आगे बढ़िए, बस फिक्स आपको फिक्स होना चाहिए, 3.76 तक आपका फिक्स होगा। और उसके बाद देखिए खाली चेंज कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक क्या है चेंज है, तो 9 तक आइए, अब बाकी ये सब फिक्स रहेगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं 9, तो 9 के बाद जो आपका अगला अंक मिल रहा है ना 3.77, उसी को यहाँ पर रख दीजिए। खुद पर खुद दोस्तों आपके इस बीच में जो संख्या है जिसको आप यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहते हैं संख्या रेखा पर, आपको वो मिल जाएगा। तो कौन है, आप लोग यहाँ पर देखने प्रयास कीजिएगा, तो 3.765। और उसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग दर्शा देते हैं, यानी कि हमारा जो संख्या है वो यहाँ पर है। और इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग हैंडल लगा देते हैं। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन के प्रक्रम की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं की स्थिति को दोस्तों दर्शाते हैं। बात को समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों यही था आपका उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। अगर यहाँ पर संख्या बढ़ा दे, 5 के बाद कर दे यहाँ पर 3, ठीक है, मतलब आ गया 3.7653, फिर कर दे 2, फिर कर दे 1, तो इसी प्रकार से ये क्या होगा, एक्सपेंड होते चला जाएगा, एक्सपेंड होते चला जाएगा, एक्सपेंड होते चला जाएगा, मतलब फैलते चला जाएगा। और बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। बस एक बार आप इसको समझ जाइए और एक बार दोस्तों आप इसको कॉपी कर कर देखिए। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में दोस्तों आएगी। आज जितना मैंने आपको बताया दोस्तों आपको वो समझ में आ भी गई होगी। अगर जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरे कॉमेंट में आप लोग दोस्तों प्लीज़ कुछ लिखा कीजिए, बताया कीजिए, तो अभी दोस्तों मैं समझ पाऊंगा कि मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ कि खराब बनाता हूँ। कुछ मतलब कमेंट मेरे पास नहीं आता है जिससे दोस्तों मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मतलब आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूँ कि गलती पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा कोशिश रहता है जिससे कि दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से आपके माइंड में अपना जो नॉलेज है आपको दोस्तों दे सकूँ। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला है उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर संख्या की स्थिति देख सकते हैं। तो देखिए ना भैया, है ना संख्या की स्थिति, मतलब ये जो संख्याओं का जो स्थिति है ये कैसे हुआ, ये आपके उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से हुआ। बात को समझ रहे हैं ना। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर संख्या की स्थिति देख सकते हैं कि संख्या कैसे कैसे और किस प्रकार से और किस तरह से वहां पर उपस्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर बोला गया है उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर किसी भी वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। तो अब तक आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो भी देखा दशमलव वाला, ये सब क्या था, किसी न किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार था। बात को समझ रहे हैं दोस्तों, किसी न किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार था। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अपने दशमलव प्रसार के रूप में है। और यहाँ जो संख्या देख रहे हैं ये किस रूप में है, ये अपने दोस्तों पूर्ण रूप में है। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये भी आपके वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ये पूर्ण रूप में है और ये अपूर्ण रूप में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि उसमें आपके परिमेय भी आ जाएंगे और अपरिमेय भी आ जाएंगे, और परिमेय के साथ साथ हम लोग अपरिमेय को भी क्या कर सकते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम द्वारा निरूपित कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि परिमेय में आता है शांत, एगो आता है अशांत आवर्ती। तो शांत वाला भी निरूपित होगा और अशांत आवर्ती वाला भी निरूपित होगा। और अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में केवल और केवल आता है अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती वाला भी क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों निरूपित होगा। तो तीसरे नंबर बोला गया है उत्तरोत्तर आवर्धन में संख्या के निरूपण को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा के प्रत्येक भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा का पहला भाग कौन है, 3 से 4 वाला पहला भाग हुआ, इसको हमने 10 भागों में बांट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 3.7 और 3.8 के बीच क्या हुआ, ये आपका दूसरा भाग हुआ, इसको भी हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। फिर 3.76 और 3.77 के बीच क्या हुआ, आपका ये तीसरा भाग हुआ, इसको भी हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब दोस्तों हम इसको 10 बराबर भागों में अगर नहीं बांटते तो क्या आपके संख्याओं का निरूपण इतनी अच्छी तरीके से निकल कर सामने आता, आप ही लोग बताइए, नहीं निकल कर आता। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन में संख्या के निरूपण के लिए हम प्रत्येक भाग को 10 बराबर भागों में क्या करते हैं दोस्तों, बांट देते हैं। बात को समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर समझ प्रयास कीजिएगा, लास्ट वाला, लास्ट में आपसे कह रहा है संख्या रेखा की प्रत्येक भाग का माप परिशुद्धता की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसके अनुसार हम संख्या रेखा पर संख्या की स्थिति देखना चाहते हैं।
देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक भाग का माप परिशुद्धता की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसके अनुसार हम संख्या रेखा पर संख्या की स्थिति देखना चाहते हैं। दोस्तों ये हमने जो फैलाया है वो यहीं तक फैलाया है। क्यों? जो हमने संख्याओं को एक्सपेंड किया है वो हमने यहीं पर एक्सपेंड किया है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों हमें संख्या रेखा पर संख्याओं को मात्र दोस्तों इन्हीं अंकों तक क्या करना था, निरूपित करना था। 3.765 मतलब कुल मिलाकर बोले तो 3.765 को ही हमको क्या करना था, संख्या रेखा पर दर्शाना था। इससे आगे हमको कोई भी काम नहीं है। जिसको ढूंढना था वो हमको यहाँ पर मिल चुका है। बात को समझ रहे ना? अब हमें आगे किसी चीज़ को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया, इसको यहीं तक हमने रोक कर रखा। अगर इसके आगे कोई भी अंक अगर यहाँ पर आता 5, 4 या 3 तो हम क्या करते, इसका निरूपण और आगे करते, और आगे रहता तो और आगे करते। इसीलिए दोस्तों इसी का कथन यहाँ पर मैंने लिखकर आप लोगों के सामने बताने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तरोत्तर आवर्धन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आपकी प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों इसके माध्यम से समाप्त हो चुका है। तो आप लोग इसी को कर लीजिएगा और उसके बाद का जो सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको आप लोग दोस्तों कर बताइएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को उसका होमवर्क दे रहा हूँ। अगर जिन बच्चों से उसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके लिए मैं दोस्तों अगला वीडियो लेकर आऊंगा। और रहा बात है प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण का तो दोस्तों उसको आप लोग प्लीज अपने से कर लीजिएगा। अगर दोस्तों मैं उसको बताऊं तो दोस्तों काफी मतलब मैं पीछे से चलूंगा। ठीक है, और चैप्टर काफी मतलब मेरा पीछा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम अब क्या करेंगे कि प्रश्नावली 1.4 से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो भी तथ्य होगा मैं आपके सामने आकर प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं दोस्तों कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर जाना भूलिएगा मत, क्योंकि मेरा जो वीडियो है दोस्तों वो सब्सक्राइब से ज्यादा अनसब्सक्राइब वाले लोग देखते हैं और आप हमें सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसे दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, प्लीज दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।